IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, IBN 7 पर आपका स्वागत है। आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। खास बातचीत ऐसे शख्स से जो पिछले 10 दिनों से लगातार सुर्खियों में है। और अगर मैं 10 दिन बोल रहा हूं तो शायद ये बेईमानी है उस शख्स के साथ, क्योंकि जब से वो शख्स सत्तासीन हुआ है, मुख्यमंत्री बना है, तब से लगातार किन्हीं ना किन्हीं वजह से हमेशा खबरों में रहे हैं। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। मांझी जी, स्वागत है आपका IBN 7। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मांझी जी, क्या 20 तारीख के बाद भी आप मुख्यमंत्री हैं? देखिए, जब विश्वास मत प्राप्त करने की बात है, वो हम जब असेंबली आहूत किया था बजट सेशन, उस समय भी कहा था कि विधायक दल की बैठक होती है, 20 तारीख को बैठक करेंगे, बैठक के बाद हम लोग सेशन भी करेंगे और सेशन के बाद और जो काम होगा होगा। इस बीच में कुछ ऐसी बातें आई जिसमें कि महामहिम राज्यपाल को कहा गया कि 24 घंटा के अंदर विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाए, कुछ 2 दिन के बाद कहे। तो महामहिम राज्यपाल जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है उसको देखते हुए हमारी बात जो 20 तारीख को था उसी को रखा और उस दिन हम लोग विश्वास मत प्राप्त करें। अविश्वास किसी ने किया है, विश्वास मत प्राप्त करना है। हमको पूरी उम्मीद है, चूँकि हम बिहार के जनता के लिए काम किया है, पार्टी हित में तो काम किया ही है। अगर बिहार की जनता हमारे पास, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे अक़लियत हो, या सवर्णों में भी जो गरीब हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो हमारे चलते अगर हमारे साथ हैं, वोट देने को तैयार हैं और हम जनता दल यूनाइटेड में हैं, तो जनता दल की वोट बैंक को हमने बढ़ाया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो हमको उन पर विश्वास है और साथ साथ राज्य के हित में बहुत सा काम पहले नहीं हो पाया था गरीबों के लिए, वो काम को हमने करने का प्रारंभ किया, फैसला लिया। इसलिए हमको विश्वास है लेकिन कि मांझी जी, हम विधायक एज ए होल सबसे अनुरोध उस दिन करेंगे कि आप अपना अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर आप वोट दीजिए। जब आप अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, इसका मतलब आपके पास संख्या नहीं है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते दिल्ली में देखा था, राष्ट्रपति भवन में कई सारे विधायक थे आपके विरोधी, जो अलग अलग पार्टियों के, सब एक साथ लामबंद हो गए थे और वो संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही थी। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि वो कितनी थी, मैंने गिने नहीं, मैं नहीं जानता कितने MLC थे, कितने विधायक थे, कितने ऐसे ही नेता थे, पर आपने कब क्यों नहीं ऐसी परेड कराई? आप क्यों नहीं संख्या दिखाते हैं कि आपके पास भी 50, 60, 70 MLAs हैं? मेरा कहना है कि हम जो बात किया है और आपसे कहा भी पहले कि जब हम असेंबली आहूत किया ही है, असेंबली में सारी बातें तय होती है, तो राष्ट्रपति शासन के यहाँ राष्ट्रपति जी के यहाँ लाने का तो हम समझते हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग था, कि वहाँ के लोगों को ला करके यहाँ बहुत बड़े बड़े होटल में ठहराना, खर्च करना, और उनका ये था कि इन लोगों को जिस तारीख तक विश्वास मत प्राप्त करने की बात होगी उसके पहले तक हम यहाँ रखेंगे पटना, दिल्ली में। हम धन्यवाद देते हैं विधायकों को अपने ज़मीर में ये बातें आई कि हमको इस तरह से यहाँ लाया गया है और उनको डरा करके लाया गया था। डरा करके इसलिए लाया गया था कि जीतन मांझी मंत्रिमंडल में ये प्राप्त कर लिया है अथॉरिटी की असेंबली भंग कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करा सकता है, इसलिए विधायक लोग, कुछ लोग डर गए। नीतीश कुमार हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, एकदम किए। नीतीश कुमार सबको यहाँ जो लेके आए वो हॉर्स ट्रेडिंग कर बुलाए और सबको दहशत दिए और यहाँ पर काफ़ी पैसा खर्च हुआ। तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं था तो क्या था? आप हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। नंबर कहाँ है आपके पास? नंबर 117 के। आप 20 तारीख को देख लीजिएगा मेरे पास नंबर। लेकिन मांझी जी, ये मैंडेट तो नीतीश कुमार को मिला था, आप तो मुफ्त में पा गए, आपको तो जबरदस्ती कुर्सी मिल गई। नहीं, देखिए, कुर्सी मिलना हम तो समझते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए अभी भी नीतीश जी को, कि उनकी चेतना उस समय जागी थी कि जीतन मांझी को सेवा करने का मौका उन्होंने दिया। लेकिन आज तो वो वादा खिलाफी कर रहे हैं कि हमको दिया था उन्होंने 14 महीना के लिए, 15 महीना के लिए, और 8 महीना 9 महीना भी बीता नहीं और आज इस प्रकार की परिस्थिति। पर ये तो कहीं उन्होंने कहा ही नहीं कि हम 15 महीने के लिए बना रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि हम बना रहे हैं आपको। हाँ, नहीं, उस समय ये बातें थी कि 15 महीना के लिए होंगे और अगला चुनाव होगा जिसमें बहुमत मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री होंगे, इन्होंने तो कहा था ऐसा।
तो इसलिए तो साबित तो ही होता है। और इस बीच में जो बातें आई, इसमें हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, इसमें जो बातें आई इसके लिए जिम्मेवार वही हैं। किस लिए जिम्मेवार हैं कि हम उन पर विश्वास किया था, उनको हम नहीं अनेकों लोग पार्टी का सर्वोपरि नेता मानते थे। और हमने भी कहा था कि जिस दिन समझ में आवे कि पार्टी हित में हम काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमको कहिएगा, उस दिन हम रिजाइन कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसी मैंने कोशिश नहीं की हमको कहने का, समझाने का। हाँ, 2 महीना 2.5 महीना तक के जो उन्होंने कहा, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उन्होंने जो नाम बताया उसी को हमने किया। हमारा कोई नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि जितने मंत्री लोग थे उस समय उसमें हमने किसी की अनुशंसा की थी। दस्तखत हमने जरूर किया था। वो चाहते थे शायद कि जीतन मांझी से उसी प्रकार का काम कराते रहें, लेकिन आप ही लोगों को धन्यवाद देते हैं कि 1 महीना 2 महीना बीतते बीतते आप लोगों ने इतना प्रचार किया कि जीतन मांझी रिमोट से चल रहा है, जीतन मांझी रबर स्टंप है। तो वहाँ पर मेरा स्वाभिमान जागा। हमको लगा कि हम मुख्यमंत्री यही स्वाभिमान आपका। अब ये आपको नहीं कहता कि नंबर आपके पास नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए? नहीं कहा, हम तो यही स्वाभिमान। हम कह रहे हैं कि मेरे पास बीजेपी के पास 86-87 विधायक है, अगर वो सपोर्ट कर भी देगा तो भी आपके बहुमत नहीं होता है। कहाँ क्या है, हमारा पूरा स्वाभिमान है। हम तो यही कहते हैं कि हमको सभी विधायकों का समर्थन प्राप्त है और इसीलिए कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज से और गुप्त मतदान हो। हमको 112 दोनों चीजें जब आप कहते हैं ना, इसका मतलब आप हार मान गए। नहीं, आप जानते हैं नंबर नहीं, इसीलिए अंतरात्मा और गुप्त मतदान ब्रदर ये हार की निशानी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे लोग कमजोर होते हैं। आज जनरल वोटिंग में आप जाइए बूथ पर तो हमको वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो 2 खड़ा हो जाता है लोग तो हमको वोट नहीं करते हैं। आज असेंबली में भी लगभग यही स्थिति है कि हमारे गरीब तबके के लोग जो हमको वोट देना चाहते हैं, वो जब वो लोग सामने आ जाएंगे तो वोट नहीं वो कर सकते। मांझी जी, आपने पिछले 9 महीने में सबसे बड़ा विकास का काम क्या किया है? पिछले 9 महीने में विकास का काम तो ये तो डाटा का चीज है। आप विकास का जितना इंडेक्स है, सबसे पहले है पैसा खर्च करने की बात है कि भाई इस महीना में जितना सबसे बड़ा काम आपका क्या रहा? एक काम बताइए। 9 महीने बताएंगे, एक काम ही नहीं, अनेकों काम है, बताइए ना। हाँ, लेकिन हम आपको मानदंड बतला रहे हैं कि पहले मानदंड पता है मुझे, मैं उसे जानना चाह रहा हूँ। पैसा बजट का नीतीश कुमार जब आए थे तो बिहार में विकास दिखाई दे रहा था। इन 9 महीनों में सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। आज भी आप महादलित को, पासवान को शामिल कर ले रहे हैं। आज आप सवर्णों में जो पिछड़े हैं उनको आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। जातिगत नहीं, गरीबों की बात कर रहे हैं। इसको सुधार करके बोलिए, गरीबों की बात कर रहे हैं। और गरीबों की बात आज तक लोग करते थे लेकिन उसको करते नहीं थे। हम गरीबों की बात को अमली जमा महादलित को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया और महादलित को बनाया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं गरीबों आज बेइज्जत तो भी तो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोले जीतन मांझी के बारे में नीतीश कुमार जी की, जीतन मांझी जी आप गलत कर रहे हो। हम लास्ट तक 2 मीटिंग हुई हम लोगों की, उसमें उनसे हमने पूछा कि आप बताइए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और अगर गलती साबित कर दीजिए तो आज मेरा इस्तीफा रहेगा। तो उस समय कुछ नहीं बोले और सिर्फ इस तरह की बात वो करते रहे। तो यही तो मैं तो कहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ, एक चैनल पर अभी बोला हूँ कि आज भी अगर नीतीश कुमार जी बैठ जाएं और 2 न्यूट्रल आदमी बैठ जाएं, हम लोगों में बातें हो, अगर साबित हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ किया हूँ राज्य के लिए और पार्टी के लिए, तो आज भी हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। पब्लिक डिबेट करने को तैयार? हाँ, एकदम पब्लिक नहीं, डिबेट। हाँ, डिबेट। उस दिन भी हमने कहा था, कभी वो डिबेट में नहीं आए। क्यों डरते हैं नीतीश कुमार आपसे? अब हम उनके महात्मा को जाने। अरे आपको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, आप सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे। देखिए, इसमें बहुत नीतीश कुमार ने आप पे भरोसा किया। देखिए, अब नीतीश कुमार क्यों डरते हैं जीतन मांझी से? आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न से बहुत सारी बातें निकल सकती है। हमको नीतीश कुमार जी के प्रति अभी भी भावना है। अभी भी हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी सचमुच में नेता हैं और यदि मैं कुछ कह दूं तो उनके आत्मा को आहत करे, ऐसी बात आज भी मैं नहीं करना चाहता हूं। मांझी साहब, मैं आपका बायोडाटा देख रहा हूं, आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में है ये। सिर्फ बीजेपी की पार्टी छूट गई आपकी। आप आरजेडी में रह लिए, आप जेडीयू में रह लिए, आप कांग्रेस में विधायक थे और अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद से अगले 4 महीने चलना चाहते हैं। तो ये बीजेपी में जाने की इनडायरेक्टली वो कोशिश हो रही है? नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ और ये जरूर चाहता हूँ कि विधायकों का समर्थन मुझे प्राप्त हो और हमको विश्वास है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स विधायकों का सहयोग मुझे प्राप्त होगा। आपके लिए सत्ता इतनी जरूरी है कि अब जो पार्टी सत्ता में रहेगी उसके पास रहेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है।
अब ये सब आगे की बात है, इसको कहने में बहुत समय लगेगा, उतना समय ना आपके पास है, नहीं, मैं मेरे सुनने को पास तैयार है। लेकिन मेरा कहना है कि जहाँ भी हम रहे ईमानदारी से रहे और सेवा के भावना से रहे और हमने काम किया है, इसलिए वो नहीं है। रही बात आगे की बात, सत्ताधारी पार्टी में हमेशा रहे हैं आप सरकार में रहे हैं, विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर, हाँ, रहे ही हैं। और अब जब आपको सत्ताधारी दल जो हटाना चाहता है, जेडीयू जिसका नाम है, आप उसके विरोधी के साथ मिल गए हैं बीजेपी की मदद से। ये गलत आप लोगों का कहना है। हम किसी से मिल करके कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमको सत्ता दल और सत्ता दल में हम हैं, सत्ता दल के विधायकों का मेजोरिटी मुझे प्राप्त है। और सिर्फ दिल्ली ले आने का तो हम तो पहले ही कहा कि दिल्ली तो उन्होंने एक तरह से हॉर्स ट्रेडिंग और लोगों को डरा धमका करके लाया था कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना है, असेंबली भंग हो जाना है, जिसको लोग नहीं चाहते थे। अब साबित हो गया कि उनकी बातें दोनों झूठा हो गई। अभी तक जिसके भरोसे आप ये पूरी राजनीति कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, जो आरोप आप पे लग रहा है, उस बीजेपी ने एक भी वाक्य ऐसा नहीं कहा है कि असेंबली में आपको सपोर्ट करेंगे। किसी भी नेता ने, ना बिहार के नेता ने, ना दिल्ली के नेता ने। दोनों बात तो आप ही बोल रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, नंबर कहाँ है आपके पास? नहीं तो इसीलिए तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि आप भाजपा के सहयोग लेने जा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि आप भाजपा में जा रहे हैं, उसका अगला सवाल दूसरी तरफ ये भी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल, अगला सवाल हम कहना चाहते थे, जब आपके पास नंबर नहीं है, जब बीजेपी का समर्थन नहीं है, जेडीयू का नहीं है, तो आप क्यों मुख्यमंत्री? आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी और राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था, जिसमें बीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे, उस समय यही परिस्थिति आई थी। नहीं चाहती थी कि इंदिरा गांधी और रेड्डी साहब बने, संजीवा रेड्डी साहब, लेकिन जब हो गया पार्टी की तरफ से डिसीजन वही, तो उन्होंने कहा कि आत्मा अंतरात्मा की आवाज़ है। तो हमारे पार्टी के लोग आज विश्वास प्रस्ताव लाए कि मैंने विधानमंडल का नेता चुने, तो हम खड़ा हैं, हम कहें कि भाई अंतरात्मा की आवाज़ से अपना मतदान करो। शहीद होना चाहते हैं? अब शहादत का क्या परिभाषा है, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं। आपको लगता है इससे आपकी राजनीति में फर्क पड़ेगा? अब जब आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं, पब्लिक लाइफ से आप कह भी चुके हैं कि एक आध चुनाव और लड़ेंगे, बात सही है, तो अब इस वक्त पे इतना बड़ा रूप धरने की क्या जरूरत है? इसीलिए कि वो जनहित में था, गरीबों के लिए आज तक सदा सबों ने कहा, राम नाम कलयुग में होता है, राम नाम लेकर के पार कर दे, 1000 चोरी करो लेकिन राम नाम करते जाओ। यही हो रहा था, गरीब का नाम लेते जाओ, दलित का नाम लेते जाओ, महादलित का नाम लेते जाओ, हर कुकर्म को करो। लेकिन जीतन मांझी उसको रोका है कि गरीब का नाम नहीं लो, गरीब का काम करो। और जब आप पूछा था तो प्रश्न से आप हट गए कि क्या गरीबों के लिए क्या है। हम तो कहा कि गरीब के लिए 3 डिसमिल जमीन की बात कही जाती थी और 20,000 रुपया दिया जाता था। जब 20,000 में 3 डिसमिल नहीं, आधा डिसमिल भी जमीन नहीं मिलती थी, तो इन प्रैक्टिस वो न के बराबर था। जीतन मांझी आते आते उसको 5 डिसमिल किया और 5 डिसमिल के साथ जो बाजार रेट है उसके आधार खरीद करके। कितने बड़े उद्योगपति आए बिहार में? अब उद्योगपति की बात, कितने बड़े उद्योग लगे, 8,000 कितना रोजगार पैदा किया गया? 8,000 करोड़ रुपया का वहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, काम हो रहा है। और लगभग हम समझते हैं सब आपके वक्त में हुआ 8,000 करोड़ रुपए? नहीं, शुरू से ही हुआ। इसमें मेरे आपके वक्त की बात कर रहा हूँ। हम भी प्रयास कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, यहाँ पर भी कई 1,000 का MAU हुआ है और लोग भी आ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हमारा फोकस यही है, दोनों दृष्टिकोण से, पर्यावरण को दृष्टिकोण से, गरीबों के हित के दृष्टिकोण से। बड़े बड़े उद्योग अगर आते हैं तो वेलकम है, न भी आते हैं तो हमको मध्यम उद्योग, कृषि को उद्योग को रूप में देख करके आगे बढ़ाना और ये सब काम करके गरीबों को नियोजन मिले, इसकी चिंता हमको ज़्यादा है। लेकिन मांझी जी, आप तो सरेआम करप्शन को बढ़ावा देने की बात करते हैं कि होर्डिंग्स करो, पैसा बना के रखो, नहीं, ये पैसा लूट लो। ये प्रश्न में मिसअंडरस्टैंडिंग है। धन्यवाद है कि आपने पूछा। हम समझते हैं कि आपके इस चैनल से लोगों में हमारी भावना जाएगी। हमारी भावना यही है कि हमने होर्डिंग के लिए कभी नहीं कहा कि होर्डिंग करो। ये जरूर कहा कि अगर अपनी बेटी की शादी के लिए, अपना बेटा बीमार है, कोई डेंजरस रोग से त्रस्त है, और अगर तुम व्यापार कर रहे हो, उसमें अगर 10 रुपया कहीं तुम गलत कमाई कर दिए हो और वो मामला, वो विषय हमारे पास यदि विचारण के लिए आवेगा तो हम तुमको माफ कर देंगे।
अगर वो नहीं भी कहते हैं पर वो सिर्फ इतना कहते हैं मांझी जी छोड़ दीजिए, तो आप उनकी बात नहीं सुनेंगे? क्यों छोड़ेंगे? सवाल यही लिए तर्क से न कहिएगा, हम आपको कहें आपको जब बनाया था तो आपने नहीं पूछा था कि क्यों बना रहे हैं? हम पूछा था, तब क्या कहा था? हमने पूछा था नीतीश जी ने क्यों बनाया था? हमको तो कोई पता नहीं, हम कहा ये ऐसा क्यों क्या कर दिया भाई? तो अरे देखिए ना, हम हैं सोच है तो वो आपने बड़ी आसानी से मान ली तुरंत बात, जब आपको बनाया गया। जब छोड़ने की बात कही जा रही तो आप नहीं मान रहे। आज छोड़े कहें तब ना, कह तो रहे कहाँ नीतीश जी नेता चुन लिया अपने आपको, नेता चुनाना बैठक कराना अलग बात, वो हमको मुखात कहे ना, आपको बुला के बोला कमरे में। उस दिन भी बात हुई थी, उन जब मीटिंग में जाने की बात थी, सिर्फ उन्होंने कहा कि मीटिंग में चलिए। हम कहा कि नहीं, हमको आप बताइए कि हमको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। नीतीश जी अगर आप सुन रहे हैं तो कह दीजिए मांझी जी छोड़ देंगे अपने कुर्सी। ये नीतीश जी आपके लिए संदेश दे रहे हैं मांझी जी IBN 7 पर कि अगर आप साफ साफ बोलेंगे कुर्सी छोड़ो, मांझी जी छोड़ देंगे। तर्क के साथ, तर्क दें कि क्यों छोड़ने की बात करते हैं। पर आपने जब बैठे थे तो क्यों नहीं आपने कहा था? चलिए वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। इनिशियल स्टेज में उनको उम्मीद होगा सारी बात होगी। नीतीश जी ने उस वक्त छोड़ा क्यों था? आपको क्या लगता है नीतीश जी ने उस वक्त इस्तीफा क्यों दिया? अब वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी गलती थी वो। हम भी मानते हैं कि उन्होंने गलती की। अच्छा। और गलती की इस्तीफा दे करके हम लोग सबको समझाने का प्रयास किया था कि ये गलत होगा, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन जब हमको उन्होंने बनाया और हमारे बारे में उन्होंने कहा कि जीतन मांझी को चयनित करके हमने गलती की, तब हमने कहा कि नहीं, गलती नहीं की, वो महा गलती की है। नीतीश जी ने त्याग किया था उस टाइम पे, वो त्याग की राजनीति थी? मैं नहीं समझता हूँ कि वो त्याग की राजनीति। तो क्यों किया उन्होंने? वो पता नहीं क्या दिमाग में उनको आया, हम इसको नहीं कर सकते। त्याग उस समय किया जब हमको उन्होंने बनाया था। वो कहते हैं उनके विरोधी की नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से बहुत आहत हुए थे उनके। अब वो तो उनकी अपनी निजी भावना है, आप जानते हैं इसलिए पूछा कि उन्होंने इस्तीफा दिया ना। हम लोग आज तक नहीं समझ पाए कि अगर इस्तीफा दिया उस टाइम पे तब दोबारा लौटना क्यों चाहते हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछिए, क्या ऐसा क्या बदल गया इन 9 महीनों में? आपको क्या लगता है क्यों आना चाहते हैं? हमको लगता है कि वे नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके अगल बगल जो लोग कुछ गंदे तबके के लोग हैं, नाम लीजिए ना। और नाम नहीं लेंगे हम, बताइए ना, इशारा करिए। वो लोग गलत कमाई कर रहे थे और गलत ढंग से राज्य को इधर उधर ले जाना चाहते थे। उनके दिशा को हमने रोकने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी पर अपना एक प्रेशर दबाया और प्रेशर में माननीय नीतीश जी ने ऐसा कुछ किया है। ये इल्जाम भी लगा, आपने अपने दामाद को, अपने रिश्तेदारों को अपने आसपास रखा, आप उनका भलाई करते हैं, आप बाकी समाज को छोड़ देते हैं। वो तो देखने का चीज़ है कि हम अपने रिश्तेदारों को क्या भलाई किया है, सो वो तो समझने का चीज़ है। आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में वो लोग काम कर रहे हैं। अब वो हमारी बेटी है, हमारे दामाद है, हमारे बेटा है, तो क्या हम हैं तो नहीं आ सकते हैं? नहीं आ सकते, हमारे घर योग्यता के आधार पर लाइए ना। आपके पर नहीं आ सकते हैं, अब कार्यालय में कैसे काम करेंगे? कार्यालय में ऐसा हुआ था, बहुत लोग करते थे, तो उनको ये असिस्टेंट के रूप में हम लोगों ने रखा था। बाद में बातें ऐसी आई, लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ तो हट गए। तो मतलब परिवारवाद तो आप भी कर रहे थे? परिवारवाद वो नहीं हुआ, वो तो था काम लेने का, सहयोग लेने का। और परिवारवाद का होता कि उनके चलते हमारी नीतियाँ प्रभावित होती तो एक बात थी, और कुछ और कोई बातें होती तो प्रभावित होती। चुनाव लड़ेंगे आप? हम चुनाव तो निश्चित लड़ेंगे, अब तो लड़ेंगे। लड़ेंगे? किस पार्टी से लड़ेंगे? हम जदयू में हैं, जदयू से। जदयू ने निकाल दिया है आपको? निकाल दिया है, वो साबित हो जाएगा कि हम निकले हैं कि वो निकले हैं। अगर वो हमको निकाल दिए होते तो फिर अपोजिशन में बैठने के लिए क्यों कहते? अपोजिशन में बैठने के लिए आज मीटिंग हो रही होगी और अपोजिशन के नेता के रूप में आज उनको विजय कुमार चौधरी को वहाँ बुलाया गया है, और सत्ता में जब हम हैं, जनता दल में हमको असंबद्ध। ऐसा तो नहीं होगा विधानसभा में आपके पीछे 8-10 विधायक और सारे के सारा विपक्ष? अब वो तो उस दिन का दृश्य आप देखिएगा, डिवीजन हो जाएगी। 10 कुर्सी पे केवल सत्तारूढ़ है और बाकी सब विरोध में। वो तो उस दिन देखा जाएगा कि जो होगा परिस्थिति समझा जाएगा। लेकिन मांझी जी, मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करूंगा, और अमूमन पत्रकार मुंह पे तारीफ नहीं करते हैं, कि आपने 8-9 महीने में जितनी सुर्खियां बटोरी उतनी लालू 15 साल में नहीं कर पाए और नीतीश कुमार 8-9 साल में नहीं कर पाए। आपने 8-9 महीने में सुर्खियों में बने रहने की फॉर्मूला आपको आता है। तो शायद ये आप तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप हमारी भर्त्सना कर रहे हैं। नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। आप लगातार खबरों में रहे। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप काम करें या ना करें, लेकिन आप खबरों में रहे, अपने बयानों की वजह से, अपने स्टेट्समैन की वजह से। और ऐसा लगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है बिहार की राजनीति को
जो लालू यादव जैसे नेताओं को या नीतीश कुमार जैसे नेताओं को या शरद यादव जैसे नेताओं को भी पटकनी दे सकता है? वो पटकनी दे सकता है, न दे सकता है। यहाँ पर एक मैं दार्शनिक अंदाज में बात करना चाहता हूँ। एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। तो स्वाभिमान जिस जन में जागता है वो ऊंचा हो जाता है, अपना सारा बाधाएं तोड़ देता है। और जो बहुत बड़ा आदमी है और उसमें स्वाभिमान नहीं है, स्वाभिमानी नहीं है, वो डाउन होता है। तो हमारा गरीब तबके के लोग में स्वाभिमान की कमी रही है। उसी स्वाभिमान को हम जगाने का प्रयास किया है और ये स्वाभिमान जब जग गया है तो सबका बदला ले लेगा, उसका विकास आगे हो जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए मांझी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी सबसे शुभकामनाएं हैं और हमारी तरफ से इच्छा है कि 20 तारीख को जो भी हो विधानसभा में कम से कम जूतम पेजार ना हो, जूते ना चले। बहुत सर नीचा होता है, लोकतंत्र का नुकसान होता है, बहुत बदनामी होती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हम सभी दर्शकों की तरफ से कि आप वहाँ के नेता हैं, उस सदन के नेता आप हैं, आपके हाथ में की इज्जत बनी रहे। आप भरोसा दे दीजिए बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतनी भरोसा जरूर हम देते हैं और पहले भी हमने कहा है, हम लोग महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों से प्रेरित होकर के चलते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम मार खा सकते हैं लेकिन हम प्रतिकार नहीं करेंगे और हम असेंबली की गरिमा को और जनतंत्र की गरिमा को बनाए रखने का हर शक्य अंतिम प्रयास करेंगे। चलिए, शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थे जीतन राम मांझी, बिहार के मुख्यमंत्री। आज दिल्ली में हैं, कुछ मुलाकातें हैं, राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात करने जाना है। क्या कुछ होगा दिन भर दिल्ली में उस पर हमारे रिपोर्टर्स नजर रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार पे सबकी निगाहें रहेंगी अगले 5 दिनों तक, क्योंकि बिहार में अब तय होना है कि मांझी साहब मुख्यमंत्री कंटिन्यू रह पाएंगे या कोई नया राजनीतिक संकट वहां पर खड़ा हो रहा है। IBN 7 में इस खास बातचीत में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।